जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को न्यूज़ नोट्स अपडेट मिलता रहता है और आज कुछ ईवीएस और सीडीपी के नोट्स हैं जो आपके सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, यस टेट, झारखंड टीटी, रीट राजस्थान, हरियाणा टीटी, अन्य जो भी एग्ज़ाम होते हैं शिक्षक भर्ती के और आपका बीपीएससी टीआरई 4 में भी, एसएससी, आरओ पुलिस, पीसीएस, रेलवे, अन्य जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपको अपडेट न्यूज़ नोट्स मिलते रहेंगे। और यहाँ से आपको शिक्षक भर्ती में ईवीएस और सीडीपी के प्रश्न मिलेंगे। कोई भी आपका शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होता है वहाँ से प्रश्न मिलेंगे। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। काफ़ी फैक्ट चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और शेयर भी कर दीजिए। और कोई भी आपको जानकारी न्यूज़ नोट्स चाहिए किसी भी ऑल इंडिया एग्ज़ाम की, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अपडेट न्यूज़ नोट्स ज़रूर मिलेगा और सही जानकारी के साथ। हम शुरू करते हैं प्रक्रिया को। तो झूम खेती के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले झूम खेती का जो तरीका वह बिल्कुल अलग है और यह फसल कटने के बाद, यानी अगर फसल कटती है तो तुरंत उस पर अन्य बुआई नहीं होती है, खेती नहीं होती। कुछ समय के लिए ब्रेक कर दिया जाता है और उसके बाद ही खेती होती है उस पर। जब कुछ समय तक उस पर खेती नहीं होगी फसल कटने के बाद, उस पर जो भी घास फूस या बांस जंगल कुछ भी उग जाता है उसको वो लोग उखाड़ते नहीं हैं, काटते नहीं हैं। बाद में उसको गिराकर जला देते हैं और राख जो है खाद के रूप में काम करती है। और जलाते समय ध्यान रखते हैं कि पास के जो पेड़ पौधे हों वो ना जलें, जंगल ना जलें। और एक ही खेत में अलग अलग तरीके के बीज बो दिए जाते हैं, जैसे मकई हो गया, सब्जी हो गया, मिर्च हो गया, चावल हो गया, अन्य जो भी उपजाना रहता है। और फसल को समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वो ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं और इस प्रकार ज़मीन क्या हो जाती है और उपजाऊ बन जाती है। स्थानांतरण खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। और झूम खेती डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है कि झूम खेती को अन्य नाम से और क्या जाना जाता है। झूम खेती को स्थानांतरित खेती और इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। झूम खेती को हम बात करते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं। कलचिड़ी के बारे में बात करते हैं तो इसे इंडियन रोबिन भी कहते हैं। इसके घोंसले में नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है कलचिड़ी के। कौवे की बात करते हैं तो कौवा के का जो घोंसला होता है वो लोहे के तार या लकड़ी जैसी शाखाओं से होती है। और जो कौवे की विशेषता होती है वह कोई छोटा पेड़ हो या बड़ा पेड़ हो, उसके जो ऊपर की सबसे डाली होगी, टहनी होगी, उसी पर अपना घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडा देती है और कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के भी अंडे को क्या करती है, देख रेख करती है, सेती है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। यानी फाख्ता जो कटीले पौधे होते हैं उन्हीं के ही बीच में अपना घोंसला बना लेती है। गौरैया कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, जैसे घर की दीवार, अलमारी के ऊपर, आईना के पीछे। तो गौरैया खास करके जहाँ पे मनुष्य रहते हैं वहीं पर ही अपना घोंसला बनाना पसंद करती है। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहर में बना लेता है। बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। इसे स्प्रिंग बर्ड भी कहते हैं। यानी बसंत गौरी को स्प्रिंग बर्ड भी कहते हैं। दर्जिन चिड़िया, जैसे इसका नाम दर्जिन है वैसे ही यह पत्तों को सिल कर अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। शंकर घोड़ा, इसे सनबर्ड या सूर पक्षी भी कहते हैं। यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाल पर अपना लटकता घोंसला क्या करता है, बना लेता है। नर बीवर पक्षी जो घोंसला बनाता है और जो मादा बीवर पक्षी होते हैं उनको जो पसंद आता है घोंसला, उसी में ही अपने अंडे देते हैं। कौवा, गिलहरी, बिल्ली, चूहे, ये सब क्या करते हैं, अंडे को चुरा भी लेते हैं। रेशम का जो कीड़ा होता है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। अन्य और भी अपडेट हैं आप सभी को मिल रहे हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। सीडीपी और ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और सीटेट में कुछ प्रश्न आपके 10 से 12 नंबर बढ़ने हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ फैक्ट चीज़ें एग्ज़ाम कैसे देना उसके बारे में बात करेंगे।
हम बात करते हैं हाथी के बारे में। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद होता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी इससे खुद को हवा भी कर लेता है। 3 महीने का हाथी जिसका वजन लगभग 100 किलोग्राम होता है, और जो एक बड़ा हाथी होता है वो लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती और झाड़ियों को खा लेता है। यहाँ से आपको कंफ्यूज करता है। अगर 3 महीने के हाथी के वजन की बात करेगा तो आपका 200 किलोग्राम है, ठीक, 100 किलोग्राम नहीं। और एक बड़ा हाथी अगर पूछे कि एक दिन में कितना भोजन ग्रहण कर लेता है तो वह 100 किलोग्राम यानी 1 कुंटल के लगभग से ज़्यादा वह पत्ते और झाड़ियाँ क्या करता है, खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हर हाथी के जो झुंड होते हैं उसमें 10 से 12 हथनी और उनके बच्चे होते हैं। और जो मादा हाथी होता है यानी जो नर हाथी होता है वह 14 से 15 साल की उम्र होने पर वह झुंड को छोड़कर चला जाता है। इसलिए जो इसका नेतृत्व करता होता है वह मादा हथनी होती है, वही इस झुंड का देख रेख करती है। सलाद के बारे में बात करें तो सलाद दिखने में भालू की तरह होता है, लेकिन यह शाकाहारी होता है, इसका ध्यान रखिएगा। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है और 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमता है, यानी एक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है और उसी की जो पत्तियां होती उन्हीं को खा लेता है। और यह शौच के लिए सप्ताह में एक बार नीचे उतरता है। यह अच्छा तैराक होता है, इसके जो नाखून होते हैं वह काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को क्या करता है, संदेश दे देता है। रेशम का कीड़े की बात करें तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से क्या करता है, पहचान लेता है। चूहे की जो दिखने की क्षमता होती है वो कम होती है, लेकिन इसके सूंघने और छूने की और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। मच्छर की बात करें तो मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी आदि जो होती है मच्छर के द्वारा फैलती है। रुके हुए पानी या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में क्या कर दिया जाता है, तेल डाल दिया जाता है। इससे जो पानी का पृष्ठ तनाव हुआ कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है और जो उनका लार्वा होता है वह मर जाता है। इससे प्रजनन दर क्या होता है, मच्छर का कम हो जाता है। सांप की बात करें तो सांप हमारे देश में केवल 4 तरीके के जहरीले होते हैं, नाग, कुरैत, करैत, दुबैया और अफाड़। जब किसी को सांप काटता है उससे 2 खोखले जहर जो सांप के होते हैं उन्हीं से ही वह व्यक्ति के शरीर में क्या करता है, जहर डाल देता है। और इस जहर से बचने के लिए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। और जो सांप के नुकीले दांत तो होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को काट कर नहीं या चबा कर नहीं खाता, बल्कि वह निगल जाता है सांप जो भी शिकार करता है। और सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह ज़मीन पर जो कंपन होती है उसी को सुनता है। और जो सपेरे होते हैं उनको कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं भी होती हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सांप जो है वह दूध नहीं पीता, उसकी पाचन क्रिया नहीं होती कि वह दूध पी सके। हम बाघ के बारे में बात करते हैं तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं, यानी मनुष्य से अगर प्रश्न कर दे कि मनुष्य से 6 गुना या हमसे 6 गुना ज़्यादा कौन देख सकता है, तो बाघ की जो मूँछें होती हैं वह हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। अगर एक प्रश्न कर दे कि मूंछों से हवा के कंपन को कौन भांप लेता है, तो बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, जिससे दूसरा बाघ क्या करता, पहचान लेता है और वह जान जाता है कि यहाँ पहले से ही कोई बाघ रह रहा है, यह उसका इलाका है। इस मौके के अनुसार बाघ जो है समय समय पर अपनी आवाज़ को क्या करता है, बदलता रहता है। अगर वो घुर्रा रहा है यानी गुस्से में है, घुर्रा रहा, तो 3 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ को सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को क्या करते हैं, इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ को भी क्या करता है, तुरंत भांप लेता है। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तरुण भारत सरकार की क्या है, गैर सरकारी संस्था NGO है। इसकी स्थापना 30 मई 1975 को हुई थी। यह जल एवं वन संरक्षण के लिए कार्य करती है।
ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। इसके संस्थापक कौन थे? राजेंद्र सिंह। और अगर जल पुरुष की बात की जाए, जल पुरुष कौन किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो इसके जो संस्थापक है मेधा पाटेकर। और चिपको आंदोलन के नेता या प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। और भारत के साम्यवादी आंदोलन के जो नेता हैं वो हैं पीसी जोशी, जिनका पूरा नाम है पूरन चंद्र जोशी, और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव थे। और प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। मगरमच्छ की बात करें तो इसके जो छोटे छेद जैसे कान लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। जो मछलियां हैं वो खतरों की चेतावनी एक दूसरे को किसके माध्यम से? बिजली तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा कुछ न कुछ क्या करती? कुतरती रहती, जिससे उसके दांत ज़्यादा बड़े ना हों। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं और अपने मांस को फाड़ने और काटने के काम आती है। यानी बिल्ली जो है वो मांसाहारी, शाकाहारी यानी बिल्ली सर्वाहारी होती है। गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो पत्ते को काटने के लिए, और जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे होते हैं और घास को क्या करते हैं? उससे चबाते हैं। पक्षियों के बारे में बात करें तो पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर चले जाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। उन पर नज़र रख सकते हैं, लेकिन जब उनको केंद्रित करना होता है तो वह उसी तरफ फोकस करते हैं जहां उनको ध्यान देना है। इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। फिर ज़्यादातर पक्षियों की जो आँख की पुतली होती है वो नहीं घूमती, इसीलिए वह अपना गर्दन को घुमा कर ही देखती हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, और इसे सर्दी का सीजन है तो उससे क्या करते हैं? उनको गर्माहट में मिलता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, और जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग आवाज़, ज़मीन पर दुश्मन आ रहे हैं उनके लिए अलग आवाज़। पक्षियों के कान दिखते नहीं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? ढके रहते हैं और उसकी मदद से वह सुनते हैं। कुछ फैक्ट और चीज़ें हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने उनको लेकर। जैसे बांस और रस्सी के पुल का उपयोग पूंछले कहाँ किया जाता है? तो असम में किया जाता है। टाली से कहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं? तो लद्दाख में। सीमेंट के पुल या समान छेद समतल के पानी के ऊपर से जो जाते हैं उसको सीमेंट का पुल कहा जाता है। बल्लभ यानी लकड़ी की छोटी नाव से कहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं? तो केरल में। ऊंट गाड़ी कहाँ चलती है? कहाँ के बच्चे पढ़ने जाते हैं? तो राजस्थान में। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों, गांव में। जो मैदानी इलाका होगा वहीं बैलगाड़ी चलेगी जहाँ जानवर मिलेंगे। रास्ते पथरीले और आसमान हैं तो पहाड़ों में कहाँ पे? उत्तराखंड में। ज़्यादातर पक्षियों और उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, हम आपको बता दिए जो आँखें होती हैं। और भी जो कुछ फैक्ट है हम आपको बता रहे हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक। लुइस ब्रेल की बात करें तो लुई ब्रेल फ्रांस के थे। वह 3 साल के थे तभी उनके पिताजी के औजार से जो है उनकी आँख चली गई। उन्होंने पढ़ने में उनकी गहरी रुचि थी तो विभिन्न तरीके सोचते रहते थे। अंत में उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। और यहाँ से जो मेन प्रश्न पूछेगा कि इस लिपि में कितने बिंदु आधारित हैं? तो 6 बिंदु आधारित हैं। और अब इसको कंप्यूटर के माध्यम से भी लिखा जा सकता है। अगर पूछे ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो लुइस ब्रेल हैं। ठीक। यहाँ से दे देगा कि डायरेक्ट कौन सा यह ईवीएस का पैटर्न है या नहीं है। जैसे यात्रा करना, जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं, ईवीएस की जो उप थीम है वो यही है। ठीक। परिवार और दोस्त, भोजन, आश्रय, यात्रा करना, चीज़ें हम बनाते हैं और जो करते हैं, पानी। ये डायरेक्ट यहाँ से दे देगा ये ईवीएस का थीम है या नहीं। और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम आपको बता रहे हैं। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए। और कोई भी आपको प्रश्न है, कोई किसी भी टॉपिक पर आपको पढ़ना है, आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे मधुमक्खी की बात करें तो जो मधुमक्खी होती हैं, जो शहद मिलता है हमको, जो श्रमिक में जो नर मधुमक्खी होते हैं उनका कोई भूमिका नहीं होता, मादा मधुमक्खी ही करते हैं। गुजरात का जो खाना स्पेशल और ढोकला, चटनी, नींबू चावल मिठाई के साथ है। मनकाव कहाँ पे है? गोवा में है।
गोवा से केरल की दूरी पूछ सकता है कि कितने पुल और सुरंगें मिलती हैं। तो गोवा से आप केरल जाते हैं तो आपको 2000 के लगभग पुल और 92 सुरंगें लगभग मिलेंगी। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर, इसे कलिकट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगर आप गुजरात से केरल के रास्ते जाते हैं तो आपको महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और फिर कहाँ भारत के राज्य केरल पहुँचेंगे। बोली की बात करते हैं तो मलयालम जो है केरल में बोली जाती है। कोंकणी आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मराठी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बोली जाती है और गोवा, दमन, दीव, दादर नगर हवेली में भी। गुजराती आपका गुजरात में बोला जाता है। कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग जो है यह यहीं बिहार राज्य में ही है और यह मधुबनी एक ज़िला भी है, जिसकी जो डिज़ाइन है ये आपका चावल के पाउडर के पेस्ट से बनाई जाती है, जिसमें रंग को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। गीजूभाई बधेका से भी प्रश्न पूछता था, गुजरात के रहने वाले थे और उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ भी क्या की हैं, लिखा हुआ है। और भी फैक्ट है हम आपको बता रहे हैं, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। और हम आपको एक फैक्ट और बताना चाह रहे हैं, जो आपका सीटेट का प्रश्न है। ठीक, आपको कैसे पास करना है। देखिए, आप जो प्रश्न की बात करते हैं तो 1 से 30 आपका CDP होता है। ठीक, 31 से 60 आपका मैथ होता है, ये प्राइमरी की बात कर रहे हैं। और 61 से 90 आपका क्या होता है, EVS होता है। ठीक, अब हम आगे लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज जो है 91 से 120 आपका लैंग्वेज फर्स्ट होता है और 121 से 150 आपका लैंग्वेज सेकंड होता है। ठीक, जो गेम है आपका मेन असली और लैंग्वेज सेकंड का है। लैंग्वेज सेकंड में आपको 136 से 150 जो प्रश्न है इसी में खेल है। आपका 121 से 130 आपका क्या आता है, 135 तक आपका क्या आता है कि पैसेज से प्रश्न आते हैं, 15 नंबर के। ठीक, मेन गेम है कि 136 से 150 जो ये प्रश्न होते हैं आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत सभी में सेम होते हैं। इसलिए आप 136 150 अगर आपके पास पेपर है पुराना तो आप उसको पलटिए। आप 136 150 देखिए, आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी है आपको सेम प्रश्न, सेम आंसर, सेम मिलेगा आपको। और जो उसका सीरियल नंबर होगा आंसर को भी सेम होगा। तो आप क्या कर सकते एग्ज़ाम में, आपको जल्दी टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आपका 10 से 12 नंबर बढ़ भी सकते हैं। जो चीज़ आप हिंदी में आसानी से समझ लेंगे, आपको संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू में समझने में समस्या होगी। तो आप 136 150 प्रश्न, आप जो लैंग्वेज सेकंड है आप हिंदी का ओपन करिए, वहाँ पे आप टिक मार लीजिए पढ़ के, फिर वही आप 136 150 आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी आपका सेकंड लैंग्वेज वहाँ आप टिक कर सकते हैं। आप एक बार पेपर को पलटिए और मिलाइए अगर आपके पास पेपर है। बाकी हम इस पर एक वीडियो बनाकर डालेंगे, पेपर को के साथ दिखाएंगे जो हम आपको बता रहे हैं वो कैसे सही है और कैसे आपके 10 से 12 नंबर बढ़ सकते हैं और आपके टाइम भी मैनेज हो सकते हैं। बाकी आपके पास होगा तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इसको। जो हमने कहा 136 150 प्रश्न आपका सब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी सेकंड लैंग्वेज रहता है वो आपका सब सेम रहता है। तो आप हिंदी में करके उसको आपने जो सेकंड लैंग्वेज ली आप उसमें टिक करके आप अपना 5 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन करके उसमें आप 10 से 12 नंबर सही कर सकते हैं। हम बात करते हैं अधिगम अक्षमता के बारे में, जो यहाँ से पूछा जाता विकार को लेकर। तो अधिगम अक्षमता एक बृहद प्रकार के कई आधारों पर विभेदित किया गया है और इसका प्रमुख जो विभेदीकरण है वो ब्रिटिश कोलंबिया एवं ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक सपोर्टिंग स्टूडेंट विथ लर्निंग डिएबिलिटी ए गाइड फॉर टीचर्स में दिया गया, जो निम्नलिखित है। अगर डिसलेक्सिया की बात करें तो यह पढ़ने से संबंधित विकार है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये लेक्सिया है तो लोग लेखन लगा देते हैं, लेकिन अगर लेक्सिया है तो पढ़ने से संबंधित है और ग्राफिया है तो लेखन से। यानी आपको ग्राफ बनाना तो आप किससे बनाएंगे, पेन से बनाएंगे, लिख कर बनाएंगे। तो आप अगर ग्राफिया है तो लेखन करिए और लेक्सिया है तो पढ़ना करिए। ठीक, कैलकुलिया है तो कैलकुलस से नॉर्मल है, गणित से होगा। डिस्फेसिया क्या होती है, वाक क्षमता संबंधी विकार यानी बोलने से संबंधित है। और डिस्प्रैक्सिया क्या है, ये लेखन और चित्रांकन यानी आप चित्र जो
बनाते उससे संबंधित विकार है। डिसऑर्थोग्राफिया यह वर्तनी संबंधित विकार है, यानी आप जो लिखते हैं आप शुद्ध वर्तनी नहीं लिख पाते हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है? श्रवण संबंधित, सुनने से संबंधित है। और विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर यह आपका दृश्य प्रत्यक्षण संबंधी क्षमता संबंधी विकार यानी देखने से संबंधित है। और सेंसरी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार है। और ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर या संगठनात्मक पठन संबंधी विकार है। यहाँ से आपका एक प्रश्न जरूर पूछा ही लिया जाता है, आपको हिंदी, संस्कृत, CDP या EVS कहीं न कहीं देखने को मिल जाता है। तो आपको उम्मीद है काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट भी कर दीजिए। अगर कोई सुझाव है तो भी कमेंट कर दीजिए। और किसी अन्य टॉपिक पर आपको कोई न्यूज़ नोट्स अपडेट चाहिए ऑल इंडिया एग्ज़ाम, तो भी आप कमेंट कर दीजिए, आपको अपडेट ज़रूर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए।